नमस्कार विद्यार्थियों, चंद्र एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से आपका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज ये दूसरा वीडियो है जिसका टॉपिक है छत्तीसगढ़ इतिहास। ठीक है, आज हम लोग छत्तीसगढ़ इतिहास के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो शिक्षक भर्ती और एसआई उसके साथ साथ ही अन्य जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें सब में इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हमारे पास सबसे सामने जो एग्जाम दिख रहा है वो है एसआई मेंस और शिक्षक भर्ती, इसलिए ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो अपनी तैयारी के साथ-साथ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जिससे उनकी तैयारी में उनको तेज़ी या गति मिलेगी। ठीक है? तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना गया है? क्लियर है? तो वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना गया? पहला ऑप्शन है ए रेवा नदी, बी रेणु नदी, सी कनकनंदा और डी है मंदाकिनी। इसका आंसर है ए। क्लियर है? रेवा नदी को ही हम नर्मदा नदी कहते हैं वर्तमान में। क्लियर? जो सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है रेणु नदी, तो छत्तीसगढ़ में जो बहती है कन्हार नदी, कन्हार नदी को वैदिक साहित्य में हम रेणु नदी कहते हैं। क्लियर? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है? पहला ऑप्शन ए बस्तर क्षेत्र, दूसरा हसदेव घाटी क्षेत्र, सी महानदी घाटी क्षेत्र और डी है सरगुजा क्षेत्र। इसका आंसर है बी हसदेव घाटी क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख हमको ऋग्वैदिक काल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, चंदखुरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चंदखुरी में भगवान राम की माता कौशल्या का मंदिर जो है वो 7वीं शताब्दी में बनाया गया। तो यह कथन गलत नहीं है, गलत है क्योंकि 8वीं और 9वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। दूसरा, कौशल्या माता मंदिर का निर्माण 1973 ईस्वी में किया गया था। बिल्कुल सही, जो ईयर है वो है 1973। तीसरा कथन, 22 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री द्वारा सौंदर्यीकरण हेतु भूमि पूजन किया गया। जो राम वन गमन पथ है उसमें प्रथम चरण में 10 स्थानों का चयन किया गया है, जिसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे। उसमें सबसे पहला स्थान कौन सा है? चंदखुरी, जिसका 22 दिसंबर 2019 को। तो यहाँ पे जो महीना है, माह है, वो गलत है क्योंकि जो सही डेट है वो है 22 नवंबर 2019, इसलिए तीसरा कथन यहाँ पे गलत साबित होता है। चौथा कथन है, चंदखुरी को भगवान राम का ननिहाल माना जाता है। बिल्कुल चौथा कथन सही है। हमको क्या बताना है, उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है केवल 1 और 4, दूसरा ऑप्शन है बी केवल 2 और 4, ठीक है, सी केवल 1 2 4 और डी है उपरोक्त सभी। तो सभी कथन तो सही नहीं है, पहला और आपका तीसरा कथन गलत है। सही कौन कौन से हैं आपका? सेकंड और फोर्थ, इसलिए आंसर होगा बी केवल दूसरा और चौथा कथन सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है हमारे पास, राजिम को धार्मिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है और कारण है हमारे पास, यहाँ महानदी, शिवनाथ और जोग नदियों का संगम स्थित है। सेकंड हमारे पास कारण गलत है और कथन जो है वो सही है, क्योंकि राजिम जो है महानदी, पैरी और सोंडूर, महानदी, पैरी और सोंडूर तीनों नदियों का संगम है। ठीक है, राज्य में, जो कि गरियाबंद जिले पर स्थित है। तो देखते हैं हमारे पास कथन जो एक है ए वो सही है और कथन आर जो है वो गलत है। इसे देखते हैं, पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, तो ये नहीं हो सकता आंसर। क्लियर है? दूसरा कथन है बी ए सही और आर गलत, तो यहाँ पे बी हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? क्योंकि कथन जो पहला है वो सही है और दूसरा है वो है गलत है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, रामगढ़ प्राचीन काल से साहित्य सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल रहा है।
क्लियर है, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है, क्योंकि रामगढ़ जो है वो प्राचीन काल से ही साहित्यिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से दोनों ही महत्वपूर्ण देखते हैं कैसे यहाँ पे। कारण है, महाकवि कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध कृति मेघदूत की रचना कहाँ की? रामगढ़ में की थी। और दूसरी तीसरी शताब्दी में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला भी रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास देखते हैं ऑप्शन ए, कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी ऑप्शन है हमारे पास, कथन सही है परंतु कारण गलत है। और डी ऑप्शन है कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। देखिए हमारे पास दोनों ही आपका जो कथन कारण है दोनों ही सही है, और कारण जो है वो कथन की व्याख्या करता है, और ये बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए आंसर होगा ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, चितवा डोंगरी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी खोज डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र एवं भगवान सिंह बघेल ने की थी। बिल्कुल सही, इसकी खोज डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल द्वारा की गई थी। दूसरा कथन है, यहाँ से चीनी ड्रैगन और खच्चर पर सवार व्यक्ति के शैल चित्र प्राप्त हुए। आप याद रखेंगे, हमेशा यह क्वेश्चन आता है, चीनी ड्रैगन के शैल चित्र कहाँ मिले हैं? तो ये चितवा डोंगरी में मिले हैं। दोनों कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, यहाँ से एक नाविक का शैल चित्र भी प्राप्त हुआ है। ये भी आपका कथन सही है, नाविक का शैल चित्र प्राप्त हुआ, इससे पता चलता है कि यहाँ पे नौकायान की सुविधा थी, और उसके आधार पर ही हम क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा संभव हो पाती थी। तो देखते हैं कूट के आधार पर आंसर क्या लेते हैं। ऑप्शन ए है केवल एक और दो सही, आंसर नहीं हो, क्योंकि तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें तीनों कथन सही। तो देखते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन में हमको दिख रहा है, एक दो और तीन सभी कथन सही है, इसलिए आंसर होगा डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो चितवा डोंगरी है वो कौन से जिले में है? बालोद जिले में। याद रखेंगे आप, चितवा डोंगरी कौन से जिले में है? बालोद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के किस स्थान से माना गया है? पहला ऑप्शन है आरंग और रतनपुर, बी ऑप्शन है रायपुर और बिलासपुर, सी है बस्तर और सरगुजा, डी धमतरी और कांकेर। क्लियर है? जो राजा मोरध्वज का संबंध है हम महाभारत काल से देखते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ इतिहास में। तो यहाँ पे आंसर होगा ए, आरंग और रतनपुर से संबंध है किसका? राजा मोरध्वज का। मोरध्वज के बेटे थे ताम्रध्वज, जिनका संबंध कहाँ से था? आरंग से था। क्लियर है? और आपने कहानी सुनी ही होगी, मोरध्वज, है ना। मोरध्वज के बेटे कौन? ताम्रध्वज, और इनको आरी से इन्होंने कटवाया था। तो आरी से कटवाने के कारण इनका दाहिना अंग आरी से कटाया था, इसीलिए आरी से कटाने के कारण ही इसका नाम पड़ा आरंग। क्लियर है? और आरंग को पहले हम किस नाम से जानते थे? तो भांडेर। आरंग का प्राचीन नाम था भांडेर। क्लियर है? वर्तमान में से आरंग नाम से जानते हैं, मंदिरों की नगरी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, खरौद को प्राचीन काल में इंद्रपुर नाम से जाना जाता था। बिल्कुल सही। इंद्रबल द्वारा इंद्रपुर शहर की स्थापना की गई। इंद्रबल द्वारा इंद्रपुर शहर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में हम खरौद के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो पहला कथन सही है बिल्कुल। दूसरा कथन, शिवरी नारायण में माता सबरी का मंदिर स्थित है। यह आपको देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, शिवरी नारायण जो है वो शबरी माता का मंदिर यहाँ स्थित नहीं है, यहाँ पे सबरी आश्रम है, इसलिए ये कथन गलत होता है। तीसरा कथन है, खरौद में माता शबरी का आश्रम है, ये भी गलत है, क्योंकि खरौद में शबरी माता का मंदिर है और शिवरी नारायण में क्या है? आश्रम। तो देखते हैं कूट के हिसाब से यहाँ पे कौन सा आंसर आ रहा है। पहला है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। दूसरा बी, केवल दो तीन सही है। सी, केवल एक और दो सही है। और डी, तीनों सही है। तो तीसरा वाला तो होगा ही नहीं, डी ऑप्शन एक दो, क्योंकि जो
लास्ट के दो हैं, दूसरा और तीसरा कथन गलत है, इसलिए आंसर होगा ए। केवल एक कथन सही है कि खरौद को प्राचीन काल में इंद्रपुर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरपुर के बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सिरपुर के उत्खननकर्ता एम.जी. दीक्षित है। बिल्कुल सही, जो सिरपुर है वो बौद्ध धर्म की स्थल है और इसके उत्खननकर्ता कौन है? एम.जी. दीक्षित। दूसरा कथन है बौद्ध धर्म के वज्रयान और सहजयान शाखा के प्रमाण सिरपुर और मल्हार दोनों स्थानों से मिले हैं। बिल्कुल सही, दोनों ही कथन आपका सही है। और यहाँ पे आप देखेंगे सहजयान और आपका वज्रयान और यहाँ पे तांत्रिक है ना विद्या के भी प्रमाण मिले हैं, इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे कौन से कथन सत्य हैं। दोनों ही कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी में हम देख रहे हैं दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर होगा सी। क्लियर है यहाँ पे? इसके अलावा सिरपुर में आपका बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल में स्वास्तिक विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार है ना, ये सारे विहार क्या है आपका मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको क्या करना है यहाँ पे मैच ऑफ फॉलोइंग का है, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। एक साइड हमको दिया गया है आपका तीर्थंकर का नाम और दूसरी ओर दिया गया है इनसे संबंधित स्थान। क्लियर? तो पहला आपका पांचवें तीर्थंकर सुमति नाथ। क्लियर? तो हम देखते हैं सुमति नाथ का संबंध कहाँ से है, तो सुमति नाथ का संबंध आरंग से है। क्लियर? दूसरा 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ का संबंध कहाँ से है? क्लियर है? तो 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ का संबंध है आपका भाटागुड़ा जो कि बस्तर जिले में है। तीसरा सी है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ का संबंध है नकपुरा दुर्ग से। और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जो है आपका ऋषभ तीर्थ गुंजी या जिसको दमोह देहरा भी कहते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा सुमेलित हमारे हिसाब से जो मैच किया उसमें से आ रहा है। ए का 3 क्लियर है, बी का 1 और सी का 2 और डी का 4। तो पहले ही हमारा आंसर क्या हो जा रहा है? सही हो जा रहा है, इसलिए आंसर है ए। क्लियर है? यहाँ पे हमेशा याद रखेंगे, हमेशा क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग या फिर आपका डायरेक्ट दे देगा कि 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ का मंदिर कहाँ है या प्रतिमा कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्हार और सेमरसल से किस काल के खंडित लेख प्राप्त हुए हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है मौर्य काल, दूसरा बी है गुप्त काल, सी सातवाहन काल और डी है कलचुरी काल। इसका आंसर है सी। क्लियर? सातवाहन काल से संबंधित जो लेख है वो हमको मल्हार और सेमरसल से प्राप्त हुए हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दमोह देहरा को ऋषभ तीर्थ के नाम से क्यों जाना जाता है? क्या कारण है कि हम दमोह देहरा को ऋषभ तीर्थ कहते हैं? जस्ट पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि ऋषभ तीर्थ है ना, ऋषभनाथ का जो मंदिर है वो कहाँ है? कहाँ है? गुंजी। क्लियर? तो पहला ऑप्शन यहाँ केवल शिलालेख मिले हैं, गलत। यहाँ भगवान ऋषभदेव का मंदिर है, सही। सी है यहाँ बौद्ध विहार स्थित है और डी ये कलचुरी राजाओं की राजधानी थी, तो ये गलत है। इसका आंसर है बी, ऋषभ तीर्थ नाम से क्यों जानते हैं हम? क्योंकि यहाँ भगवान ऋषभदेव का मंदिर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हम देखिए, एक तरफ है जैन स्थल और दूसरी तरफ है संबंधित जिला, कि ये जैन संबंधित जो स्थल है, जैन धर्म से संबंधित स्थल है, उनका संबंध किस जिले से है या किस स्थान से है। तो देखते हैं, पहला आपका नकपुरा। क्लियर है? ये दुर्ग है सिर्फ नकपुरा जो 23वें गुरु पार्श्वनाथ की प्रतिमा जहाँ पे है वो कहाँ है? दुर्ग में। क्लियर? बी है ऋषभ तीर्थ। क्लियर? तो ऋषभ तीर्थ जो है वो वर्तमान में शक्ति जिले में है। भाटागुड़ा जहाँ पे शांतिनाथ, तो ये है आपका बस्तर। और धनपुर है गोरेला पेंड्रा मरवाही। क्लियर? यहाँ पे कूट के हिसाब से हम देखते हैं, ए का है हमारे पास आंसर क्या? 4, बी का 1, सी का क्या है आपके पास? 2 है ना, भाटागुड़ा बस्तर, और डी 3। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल जा रहा है पहले ही ए, इसलिए ए हमारा क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के पाषाणकालीन स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कैसे स्थल है यहाँ पे? पाषाणकालीन स्थल है। पहला सिंगनपुर
छापा मारा भंवरखोल जो कि पूर्व पाषाणकालीन स्थल है, वो कहाँ स्थित है? रायगढ़ जिले में। बिल्कुल सही है यहाँ पे। दूसरा कथन, धनपुर गौरेला मारवाड़ी में जो है और महानदी घाटी, इनका संबंध उत्तर पाषाण काल से है। बिल्कुल सही। तीसरा कथन है, चितवा डोंगरी और अर्जुनी नवपाषाण कालीन के प्रमुख स्थल है। तीनों ही कथन क्या है? सही है। और हमको क्या बताना है, कौन कौन से कथन सही है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं, हमारे पास तीनों कथन सही है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ए नहीं है बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक और दो, बी केवल दो और तीन है, और सी एक और तीन है, इसलिए आंसर होगा, हमारे पास सभी कथन सही है, इसलिए एक, दो और तीन। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है हमारे पास, जोगीमारा की गुफा में स्थित अभिलेख मौर्यकालीन माने जाते हैं। कारण है, यह उत्कीर्ण लेख ब्राह्मी लिपि एवं पाली भाषा में है। दोनों ही कथन सही है। क्या हम देखते हैं ऑप्शन के अनुसार क्या सही व्याख्या करता है कारण कथन की? तो पहला जो है ए और आर दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो पहला आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ही कथन सही हैं और यहाँ पे व्याख्या भी कर रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे जोगी मारा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, ठीक है, जो कि कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है आपका जोगी मारा की गुफा, जिसको जोगी मारा की गुफा को हम वरुण का मंदिर, वरुण का मंदिर, क्योंकि जो देवदासी सुतनुका थी वो वरुण की क्या करती थी? पूजा करती थी। क्लियर है। और इसे नृत्यांगनाओं का विश्राम स्थल भी कहते हैं। विश्राम स्थल, क्योंकि सीता बेंगरा जो है वो प्राचीनतम नाट्यशाला है, और उसी से लगी हुई गुफा जो है जोगी मारा की गुफा है, जो कि नृत्यांगनाओं का विश्राम स्थल कहलाता था। क्लियर है यहाँ पे। तो जोगी मारा की गुफा से ये क्वेश्चन याद रखेंगे। और जोगी मारा की गुफा में जो हमको अभिलेख मिले हैं, उनका लिपि जो है उनकी वो ब्राह्मी है और वो भाषा पाली है। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है, छत्तीसगढ़ में महापाषाणिक अवशेषों का सबसे बड़ा केंद्र मुजगहन, जो कि बालोद में है। बिल्कुल सही। दूसरा कथन, प्रदेश की सबसे बड़ी गुफा बोदलता की गुफा है। बिल्कुल सही है, सबसे बड़ी गुफा। क्लियर। तीसरा कथन है, चारामा में एलियन के प्राचीन शैल चित्र या प्रमाण मिले हैं। क्लियर, ये भी कथन आपका सही है। तो यहाँ पे देखिए, कूट के आधार पर हम आंसर लेते हैं। पहला कथन है एक और तीन सही है, दूसरा है केवल दूसरा और तीसरा सही है, सी है केवल कथन एक और तीन सही है, और डी है सभी कथन सही है। क्लियर है। तो यहाँ पे सभी के सभी कथन सही है। सबसे प्राचीन गुफा की बात करें तो सबसे प्राचीन गुफा है आपका सिंगनपुर की गुफा, दूसरे नंबर पर आता है कबरा पहाड़, और सबसे बड़ी गुफा की बात करते हैं, लंबी गुफा की बात करते हैं, तो वो है बोतलता की गुफा, जो कि रायगढ़ में है। क्लियर है यहाँ पे। और चारामा से एलियन के साक्ष्य मिले हैं, ये भी पुराने समय में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल रिवाइज करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, किरारी के कास्ट सिस्टम की भाषा और लिपि क्रमशः क्या है? किरारी का कास्ट सिस्टम जो कि सातवाहन काल से संबंधित है। क्लियर है, जो कि शक्ति से मिला है, शक्ति जिले से, किरारी गांव से, किरारी का कास्ट स्तंभ इसको कहते हैं। इसकी भाषा और लिपि जानते हैं। पहला ये है संस्कृत और ब्राह्मी, बी प्राकृत और ब्राह्मी। क्लियर है। पहले हमको भाषा, देन लिपि, सी है आपका प्राकृत और देवनागरी, और डी है पाली और ब्राह्मी। इसका आंसर है बी, क्योंकि किरारी के कास्ट स्तंभ की जो भाषा है वो है प्राकृत, और लिपि क्या है? ब्राह्मी। लिपि है ब्राह्मी, तो आंसर होगा बी प्राकृत और ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरारी स्तंभ अभिलेख का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है हीरानंद शास्त्री, बी लोचन प्रसाद पांडे, सी प्यारेलाल गुप्त, और डी लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय। इसका आंसर है डी, आंसर है
डी, सबसे पहले अध्ययन किसने किया? लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन प्रशासनिक व्यवस्था में कुलपुत्र किस अधिकारी को कहा जाता था? क्लियर है? तो देखते हैं। पहला, ए पत्रवाहक, बी अभियंता या इंजीनियर, सी भंडारगृह का अधिकारी या डी द्वारपाल। आंसर है बी अभियंता या इंजीनियर। देखिए, जो किरारी से कास्ट, ठीक है, हमको जो किरारी से कास्ट स्तंभ प्राप्त हुआ है उसमें किसी भी राजाओं के नाम का उल्लेख नहीं है। उसमें सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, उसमें सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों के नाम का उल्लेख है। और उसी में हमको पूछा जा रहा है कि कुलपुत्र किसे कहा जाता था, तो वो कहा जाता था किसको? अभियंता को। क्लियर है यहाँ पे? तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, 20 नंबर क्वेश्चन है, पाद मौलिक पद का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ये भी आपका किरारी के कास्ट स्तंभ में हमको जानकारी मिलती है। पहला है ए गौशालाओं का अधिकारी, क्लियर है, बी है घोड़ों के गृह का अधिकारी, सी है मंदिरों का रक्षक और डी है भोजन प्रवाहक या भोजन का प्रबंध करने वाला। क्लियर है? तो आंसर है सी मंदिरों का रक्षक। पादमूलिक किसे कहा जाता था? मंदिरों के रक्षक को कहा जाता था पादमूलिक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पदों के संबंध में सही युग्म का चयन कीजिए। क्लियर? ए है लेखारिक या डाकिया, ये सही नहीं है। लेखारिक कहते थे हम पत्रवाहक को, और बी धावक, पत्रवाहक, ये भी आपका सही नहीं है क्योंकि धावक मतलब होता था डाकिया। और सी महानाशिक, महानाशिक भोजन का प्रबंध करने वाला। और गणक सारथी, तो ये भी आपका सही नहीं है। सही है महानाशिक, है ना, मतलब नाक उसका अच्छा, सूंघने की शक्ति अच्छी थी तो वो अच्छे अच्छे भोजन का प्रबंध करता था। हाँ, ये अच्छा है, इसीलिए उस पद का नाम ही क्या दे दिया गया? महानाशिक भोजन प्रबंधक। क्लियर है? अगर सारथी को क्या कहा जाता था? तो सारथी को कहा जाता था रथिक। क्लियर है? और डाकिया मतलब दौड़ के आपको क्या पहचाना है? आपका डाक पहुंचाना है, इसलिए आपका डाकिया मतलब धावक, और लेखारिक मतलब पत्र वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजर्षि तुल्य कुल के शासक स्वयं के लिए किस उपाधि का प्रयोग करते थे? देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्थानीय राजवंश में किसी का नाम आता है तो वो है राजर्षि तुल्य वंश। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं कि वो कौन सी उपाधि का प्रयोग करते थे। ए है आपका त्रिकलिंगाधिपति, बी राजयोगी या महाराज, सी परम भट्टारक या डी महामंडलेश्वर। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर है राजयोगी। राजर्षि तुल्य कुल के जो शासक है वो स्वयं को राजयोगी या महाराज, है ना, कहना या कहलाना पसंद करते थे या उपाधि धारण करते थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आरंग ताम्रपत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। क्लियर? पहले देखते हैं फिर हम इसका डिटेल जानते हैं। पहला कथन है, यह ताम्रपत्र स्वर्ण नदी या सोन नदी के तट से जारी किया गया था। बिल्कुल सही। दूसरा कथन है, इसमें रानी, मंत्री और सेनापति के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। जी नहीं, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। तीसरा कथन, इसके अनुसार हरिस्वामी और बप्पा स्वामी ने भटपल्ली नामक गांव क्या किया था? दान दिया था, इनको दान दिया गया था। ये आपका कथन सही है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है हमको ये बताना है। तो हम देख रहे हैं पहला और तीसरा कथन सही है। हम ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन केवल 1 और 2 सही है, ये ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। बी केवल 1 और 3 सही है। हाँ, तो हमारा कथन 1 और 3 सही है, इसलिए आंसर होगा बी। क्लियर है? राजर्षि तुल्य वंश में केवल 6 आपका शासक राजवंशों की जानकारी प्राप्त होती है। आरंग ताम्रपत्र, है ना, आरंग ताम्रपत्र, ठीक है, जो कि भीम सेन द्वितीय का था। ठीक है, आरंग ताम्रपत्र किसका था? भीमसेन द्वितीय का था। और इसमें 6 राजाओं के नाम, 6 राजाओं की केवल वंशावली, वंशावली क्या होती है पता चलती है। और इसी में बताया गया है
कि ये सोन नदी से जारी किया गया था और हरि स्वामी और बप्पा स्वामी को भटपल्ली गांव दान में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजर्षि तुल्य कुल के शासकों की राज मुद्रा में किसका अंकन होता था? उनकी जो राज मुद्रा प्रचलित थी उस समय, उसमें किसका अंकन होता था? पहला ऑप्शन ए गजलक्ष्मी, बी सिंह, सी गरुड़ या डी वृषभ। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर है बी। राजर्षि तुल्य वंश के शासक जो है अपनी राज मुद्राओं में सिंह का अंकन करवाते थे। तो आंसर है आपका बी सिंह। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नल वंश के राजा भौदत्त वर्मन के किस ताम्रपत्र से यह ज्ञात होता है कि उसने वाकाटक राजा नरेंद्र सिंह को पराजित किया और उनकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया? देखो, वाकाटक और नल वंश के शासकों के बीच युद्ध हुए हैं जिनका उल्लेख उनके ताम्रपत्रों में उनके द्वारा किया गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं भौदत्त वर्मन के किस अभिलेख में, किस ताम्रपत्र में इसका जिक्र है। तो ऑप्शन ए है पोड़ागढ़ ताम्रपत्र, बी रिद्धिपुर, सी केसरी बेड़ा और डी है आपका कुरुद ताम्रपत्र। आंसर है आपका बी, क्योंकि रिद्धिपुर ताम्रपत्र का संबंध भौदत्त वर्मन है। पोड़ागढ़ जो ताम्रपत्र है वो स्कंद वर्मन का है, स्कंद वर्मन का, जिसमें पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर, इनके शैव शिव नल वंश के शैव शिव वैष्णव होने के प्रमाण मिलते हैं। रिद्धिपुर ताम्रपत्र जो है वो भौदत्त वर्मन का है, भौदत्त वर्मन का है, जिसमें हमको जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने नरेंद्र सेन को पराजित किया और वाकाटक की राजधानी जो है नंदीवर्धन को अधिकार कर लिया। केसरी बेड़ा अभिलेख जो है आपका अर्थपति भट्टारक, केसरी बेड़ा अभिलेख किसका है? सॉरी, ताम्रपत्र किसका है? अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक का है केसरी बेड़ा अभिलेख। और जो कुरुद ताम्रपत्र है वो नरेंद्र का है। क्लियर है यहाँ पे? तो आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे अभिलेख भी आप याद होना चाहिए, आपको ताम्रपत्र भी याद होना चाहिए। कभी भी मैच द फॉलोइंग में आता है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि ये ताम्रपत्र किसका है, ये किससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास। वाकाटक राजवंश के किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और सम्राट की उपाधि धारण की थी? ठीक, तो पहला ऑप्शन है हमारा रुद्रसेन प्रथम, बी प्रवरसेन प्रथम, सी पृथ्वीसेन प्रथम और डी नरेंद्र सेन। आंसर है बी प्रवरसेन प्रथम। क्लियर है? देखिए, वाकाटक के वंश के जो आदि पुरुष कहलाते हैं विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति, जो विंध्य शक्ति है वो वाकाटक को क्या कहलाते हैं? आपका आदि पुरुष या फिर आपका आप संस्थापक बोल सकते हैं। किंतु छत्तीसगढ़ में हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो हैं आपके प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन प्रथम। देखिए यहाँ पे प्रवरसेन प्रथम की बात हो रही है, क्लियर है? लेकिन जबकि कालिदास किन के समय में आए थे? तो वो थे आपके प्रवरसेन द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है हमारे पास, राजर्षि तुल्य वंश के शासकों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार की थी। कारण क्या हमारे पास? भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र में गुप्त संवत का प्रयोग हुआ है या फिर इससे जानकारी हमें मिलती है। तो देखिए, कथन भी सही है और कारण भी सही है। और कथन जो है वो कारण की क्या कर रहा है यहाँ पे? सही व्याख्या कर रहा है। तो दोनों कथन सही है। तो हम देखते हैं ऑप्शन में, पहला ऑप्शन देखते हैं, कथन ए और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए आंसर होगा हमारा ए। क्लियर? कैसे पता चल रहा है हम कि उन्होंने गुप्तों की अधीनता स्वीकार की? क्योंकि उन्होंने अपने ताम्रपत्र में गुप्त संवत का प्रयोग किया है। क्लियर यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सैल वंश के किस शासक ने विंध्य प्रदेश को जीता था? क्लियर है? तो यहाँ पे पहला है आपका श्रीवर्धन प्रथम, बी श्री पृथ्वीवर्धन
और सी जयवर्धन और डी जयवर्धन द्वितीय। इसका आंसर है सी जयवर्धन। देखिए कभी भी नाम आएगा पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन, श्रीवर्धन, है ना, तो आप ये जानिए ये कौन से वंश से संबंधित है, तो यहाँ पे सैल वंश से संबंधित है। और जयवर्धन जो है इन्होंने ही विंध्य प्रदेश को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैल वंश का संस्थापक कौन थे या कौन थे, तो देखते हैं आपका ए श्री पृथ्वीवर्धन, बी श्रीवर्धन और सी ऑप्शन है जयवर्धन और डी है आपका सोमनराज। तो इसका आंसर है आपके पास श्रीवर्धन, क्योंकि सैल वंश के संस्थापक कौन थे, यहाँ पे श्रीवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत द्वारक वंश के शासक किस देवी के उपासक थे। यह क्वेश्चन ना जाने कितने बार आया होगा एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपने पहले से देखा हुआ है, पहले से सॉल्व किया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपसे गलत नहीं होने चाहिए और कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पहला ऑप्शन है ए दंतेश्वरी, ये नहीं है। बी स्तंभेश्वरी देवी, सी महालक्ष्मी देवी और डी ममलेश्वरी देवी। आंसर है बी। क्लियर है। पर्वत द्वारक जो वंश है उन्होंने पर्वत का दान दिया था, इसलिए उनके वंश का नाम पड़ा पर्वत द्वारक वंश। और उन्होंने आपका स्तंभेश्वरी देवी की उपासना की थी। क्लियर है, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत द्वारक वंश की जानकारी किस ताम्रपत्र से हमें प्राप्त होती है। ऑप्शन ए राघवपुर ताम्रपत्र, बी राघोली ताम्रपत्र, सी तेरासिंगा ताम्रपत्र और डी कुरु ताम्रपत्र। क्लियर है, तो आंसर है यहाँ पे तेरासिंगा ताम्रपत्र। तेरासिंगा जो ताम्रपत्र है वो पर्वत द्वारक वंश से संबंधित है और ये राजा तुष्टिकर का है। राजा तुष्टिकर, राजा तुष्टिकर का है तेरासिंगा ताम्रपत्र। क्लियर है यहाँ पे। आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। सरफराज के सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्लियर, पहला कथन है इनके सिक्कों पर पहली बार प्राकृत का प्रयोग किया गया। क्लियर। दूसरा कथन है इन्होंने अपने सिक्कों पर पहली बार प्राकृत के स्थान पर संस्कृत का प्रयोग किया। सी इन्होंने केवल चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए और डी है इनके सिक्के पर गरुड़ और चक्र का अंकन नहीं होता था। क्लियर, तो हम देखते हैं यहाँ पे बारी बारी से। पहला जो कथन है वह पूर्णतः गलत है। बी जो है इन्होंने अपने सिक्कों पर, जी हाँ ये बिल्कुल सही है, इन्होंने प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है ना। ये पहले थे जिन्होंने अपने ताम्रपत्र पर या अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है। सी इन्होंने केवल चांदी और तांबे के सिक्के चलाए, ये भी आपका गलत है। डी इनके सिक्कों पर गरुड़ और चक्र का अंकन नहीं होता था, ये भी गलत है, क्योंकि इनके सिक्कों पर गरुड़ और चक्र का अंकन होता था। इसलिए आंसर हो गया यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरवपुरी राजा नरेंद्र के ताम्रपत्रों में उत्कीर्ण वाक्य खड्गधारा जित भुवय का क्या अर्थ है। क्लियर, ए ऑप्शन है धर्म के मार्ग पर चलने वाला, बी तलवार की धार से सारे विश्व को जीतने वाला या तलवार के बल पर, सी ईश्वर के प्रति समर्पित परम भागवत और डी प्रजा का पालन करने वाला न्यायप्रिय शासक। क्लियर, यहाँ पे इसका आंसर है बी। इन्होंने अपने ताम्रपत्र में स्वयं के लिए एक वर्ड दिया या वाक्य लिखा या स्वयं को एक उपाधि दी, खड्गधारा जित भुवय, अर्थात तलवार की धार से पूरे विश्व को जीतने वाला। इसके अलावा पीपर दुला, ठीक है, दूसरा रावण या रवान और कुरुत, ये सारे ताम्रपत्र राजा नरेंद्र से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कुरुप ताम्रपत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए यह शासक प्रवरराज द्वारा जारी किया गया था, बिल्कुल गलत, क्योंकि अभी अभी हमने बताया कुरुप ताम्रपत्र का जो संबंध है वह नरेंद्र से है। बी इसमें ब्राह्मण शंख स्वामी को शासन
लिख कर देने का उल्लेख है। सी है यह भानुगुप्त के एरण्य अभिलेख से संबंधित है। और डी इसमें अम्रार्य कुल्य का उल्लेख नहीं है। क्लियर। इसका आंसर है बी, क्योंकि इसमें उल्लेख है कि ब्राह्मण को हमने क्या किया था, सनद लिखकर दिया था, और ये उल्लेख इसमें है कुरुत ताम्रपत्र में है, इसलिए आंसर होगा इसका बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। सरबपुरी वंश की राजधानियों के संबंध में सुमेलित युग्म का चयन करना है कि कौन से शासक ने कौन सी राजधानी अपनी रखी थी या बनाई थी या राजधानी स्थापित की थी। क्लियर। पहला है सरबराज, तो सरबराज ने सरबपुर को अपनी राजधानी बनाई थी, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है प्रसन्न मात्र, तो प्रसन्न मात्र ने सिरपुर को अपनी राजधानी नहीं बनाई थी, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी प्रसन्नपुर को, जो वर्तमान में हम उसे मल्हार के नाम से जानते हैं, जो कि निडिला नदी या वर्तमान में लीलाघर नदी के किनारे स्थित है। थर्ड है आपका प्रवर राज प्रथम, तो प्रवर राज प्रथम की राजधानी मल्हार नहीं थी, वो क्या थे आपका सिरपुर। राजधानी तीनों ही थे, सरबपुर, मल्हार और आपका सिरपुर, लेकिन प्रसन्नमात की राजधानी सिरपुर नहीं थी, मल्हार थी, और प्रवरराज प्रथम की राजधानी मल्हार ना होकर कहाँ थी, सिरपुर थी। तो यहाँ पे हम विकल्प के आधार पर देखते हैं, एक केवल एक सही है, बिल्कुल आंसर होगा ए, केवल कथन एक ही सही है। बी केवल एक और दो, ये नहीं हो सकता, 2 और 3 तो सही है ही नहीं, इसलिए आपका आंसर होगा ए। क्लियर। तो आज का यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ इतिहास का, प्राचीन इतिहास का जो क्वेश्चन है, ये हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो सारे क्वेश्चन आप लगाइए, रिवाइज करिए, और अपनी तैयारी को और भी क्या करेंगे, यहाँ पे आप इन्हेंस करेंगे। क्लियर है। और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट का। ओके, थैंक यू।